हेलो फ्रेंड्स, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में पढ़ाने वाला हूं और सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश से लेकर के वफ़ात तक उनकी ज़िंदगी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में उर्दू में ये सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में ज़रूर सवाल पूछते हैं। इसीलिए सर सैयद अहमद ख़ान की पूरी ज़िंदगी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसके जो बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो इन क्वेश्चनों को कराने से पहले मैं आपको सर सैयद अहमद ख़ान की तारुफ कराना चाहता हूं कि सर सैयद अहमद ख़ान कौन है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप ले लीजिए, उसके बाद में फिर इसके जो क्वेश्चंस बनेंगे सारे क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान की जो पैदाइश है दोस्तों, वो दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में 1817 में हुई, ठीक है। सर सैयद के वालिद का नाम मीर मुत्तकी और वालिदा का अज़ीज़ुन अज़ीज़ुन्निसा बेगम था। बचपन में वालिद का इंतकाल हो गया, इसलिए सर सैयद की तालीम और तरबियत वालिदा के ज़ेर साया हुई। यानी समझिए कि जो सर सैयद अहमद ख़ान है तो उनकी पैदाइश जो है दिल्ली में हुई, और जो कि 1817 में हुई, ठीक है। दिल्ली में 1817 में हुई उनकी पैदाइश। और सर सैयद अहमद के वालिद का जो नाम था वो मीर मुत्तकी था, और उनकी वालिदा का जो नाम था वो अज़ीज़ुन्निसा बेगम था, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट आप याद रखेंगे। और बचपन में वालिद का इंतकाल हो गया, ठीक है। और तो इसीलिए जो है सर सैयद तालीम जो है और तरबियत जो है वालिदा के ज़ेर साया हुई। सही बात है, पिता जब इंतकाल कर गया तो जो है उनकी जो वालिदा हैं उनके ज़ेर साया उसकी जो है तरबियत हुई है, ठीक है। सर सैयद की बेमिसाल कामयाबी और शोहरत में उनकी वालिदा का बहुत बड़ा रोल था। यानी जो सर सैयद अहमद ख़ान है अपनी ज़िंदगी में जो भी बड़ा मकाम हासिल किया है तो उनमें जो है उनके वालिदा का बहुत बड़ा हाथ था। तालीम से फरागत के बाद, यानी जब सर सैयद अहमद ख़ान की जो पढ़ाई है मुकम्मल जब हो गई, तो उसके बाद में सर सैयद ने गाजी में पूरी में मतलब गाजीपुरी में जो 1862 ईस्वी में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया, और 1869 ईस्वी में सर सैयद इंग्लिस्तान गए और वतन वापसी के बाद तहज़ीबुल अखलाक के नाम से एक रिसाला जारी किया, जिसमें अदबी, समाजी, इस्लाही और तहज़ीबी मज़ामीन में शाये हुए थे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा वो काम अपना लाइफ में अंजाम दिया। सर सैयद ने अलीगढ़ में मिदुल इस्लाम के नाम से एक स्कूल खोला, जो कि 1878 ईस्वी में तरक्की के मुहम्मदन एंग्लो और एंटल कॉलेज बन गया, और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में उभर कर सामने आया। इसका ये मतलब हुआ कि उन्होंने जो सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ में जो एक मदरसा जो खोला था इस नाम से, तो उसके जो 1878 ईस्वी में, तो वो बाद में उसका नाम पड़ गया क्या, मुहम्मदन एंग्लो और एंटल कॉलेज, ठीक है। और फिर जो है उसी को चेंज करके जो अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जो है कि वो उभर कर सामने आया, मतलब उसको उसमें चेंज कर दिया। सर सैयद को उनके इल्मी खिदमात के एराफ में बरतानवी हुकूमत की तरफ से सर का खिताब मिला। यानी जो ये जो सर का जो खिताब मिला है उनको, वो बरतानवी हुकूमत की तरफ से उन्हें मिला है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कि आगे चलकर उनका नाम का हिस्सा बन गया, जो उसका नाम जो बरतानवी हुकूमत ने सर का जो खिताब दिया था, तो उनका नाम वो आगे चल करके उसके नाम का हिस्सा बन गया। यानी सबको उसको जो है कि सर सैयद यानी सर लगा करके ही उसको बुलवाते थे। उनकी तसानीफ में है, ठीक है। और उनकी तसानीफ में आसारुल सनादीद और असबाब नगावत हिंद को खुसूसी तारीख अहमियत हासिल है। यानी ये उनकी किताबें हैं जो कि उन्होंने तसनीफ़ की हैं। उर्दू की जदीद इल्मी नशर की रिवायत को फ़रोग़ देने के अलावा सर सैयद ने उर्दू में मुख्तसर मज़मून निगारी को भी फ़रोग़ दिया है। यानी उन्होंने जो है इल्मी नसर के साथ साथ में जो है मुख्तसर मतलब मज़मून निगारी भी करते थे, मज़मून भी लिखते थे। तवील तहरीर के बजाय चंद सफ़ात में काम की बात कहने का जो है फ़न
सर सैयद ने आम किया, यानी जो है इनका ये लिखने का एक अंदाज था कि मोटी मोटी किताबें ये नहीं लिखते थे, बल्कि शॉर्ट में ही किताबें लिखती थी, लेकिन उन शॉर्ट में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख देती थी। ठीक है, सर सैयद की फिक्र में वही वजन और वक़ार है जो उनकी शख्सियत में था। यानी 1893 ईस्वी में सर सैयद का इंतकाल अलीगढ़ में हो गया और वहीं जो है मदफून हुई, यानी वहीं पर जो है कि 1893 में सर सैयद अहमद खान का जो अलीगढ़ में इंतकाल हुआ था और वहीं पर जो है कि उसको मदफून किया, वहीं पर उसको दफन किया गया था। चलिए अब आइए इसके जो मारूजी सवालात हैं उनको देखते हैं। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। अभी सर सैयद अहमद के बारे में हमने पढ़ा, उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली। अब हम लोग जो है उसके पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके अलावा जो इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस बनेंगे वो भी देखेंगे साथ साथ में। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब हुई है? तो आपके सामने में ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 1817 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान की पैदाइश हुई है। बात क्लियर है? अगला सवाल देखिए, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? कहने का मतलब है कि दरक्षा उर्दू क्लास 10th में जो सर सैयद अहमद हैं तो उसमें उन्होंने कौन सा जो है मजमून लिखा है? तो उसका जो ऑप्शन नंबर अलिफ हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, रिया। यानी अगर आप उन्हें दराशा उर्दू में देखेंगे तो रिया नाम की एक चैप्टर है जो कि सर सैयद अहमद खान ने उन्हें लिखा है। बात क्लियर है? चलिए, सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था? तो इसको जो है कि आगे बयान कर चुके हैं जब इसका पढ़ा रहा था मैं ऊपर में, तो आपको पता है कि इसका जो ऑप्शन नंबर जी है वो बिल्कुल राइट होने वाला है, यानी अजीजुन्निसा बेगम जो है उनकी वालिदा का नाम है। समझ में आ गया? चलिए जी, सर सैयद की वफात कब हुई? तो सर सैयद की वफात मैंने अभी आपको बताया है कि सर सैयद की जो वफात है भैया वो आपका 1898 ईस्वी में हुई है। बात क्लियर है? चलिए जी, अगला है कि सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? तो आपके सामने में ऑप्शन है, तो इन ऑप्शनों में जो ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कौन सा? मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब आइए मुख्तसर तरीन सवालात को भी देख लेते हैं। कह रहा है कि सर सैयद की पैदाइश कब हुई है? तो सर सैयद की अहमद की पैदाइश जो है कि आपको बताया अभी 1817 ईस्वी में हुई है। ओके, चलिए जी, अब अगला सवाल आपके सामने में कि सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था? तो सर सैयद की वालिदा का नाम जो है अजीजुन्निसा बेगम था, जो कि आपको मैंने अभी बताया। सेम चीज को दोहरा रहा हूँ मैं। ठीक है, और भी नई नई चीजें आएंगी, टेंशन नहीं लेना है। सर सैयद की कौन सा मजमून रिया हमारे निसाब में शामिल है? यानी कौन सा मजमून? तो सर सैयद का जो मजमून है वो रिया जो है हमारे निसाब में शामिल है। क्लास जो 10th का जो दरक्षा उर्दू है उसमें जो रिया है वो सर सैयद अहमद खान के मजमून में शामिल है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ये जो ऑप्शन है रिया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, सर सैयद की वफात कब हुई? तो 1898 में हुई है। चलिए अब थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन समझना है, ठीक है, समझना है, फिर उसको जहन में रखना है। इसी चीज को ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो डीपली करा रहा हूँ दोस्तों। डीपली का मतलब समझ रहे ना, पूरा अंदर से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो ये सभी के सभी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आपको नॉलेज बनेगा। इसी को अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिया तो आपको बताना है, अगर है ना, जैसे ही जिस रूप में भी आपको सवाल पूछना है उसी रूप में आपको जवाब देना है। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। सर सैयद की जिंदगी के बारे में 5 जुमले लिखिए। यानी कह रहा है सवाल में कि सर सैयद अहमद खान के बारे में 5 जुमला लिखना। तो क्या क्या लिखना है भैया? तो लिख दीजिएगा कि सर सैयद अहमद खान की जो पैदाइश है वो 1817 ईस्वी में हुई है, दिल्ली में हुई थी। तो यानी मतलब जिंदगी के बारे में लिखने का मतलब है ना कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है, पढ़ाई कब मतलब पैदाइश से लेकर के वफात के बीच में जितने भी काम किया है ना उसको मोटा मोटा लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि उनके वालिद का नाम क्या था? मीर मुत्तकी था, वो बता देंगे। उसके बाद में उनकी जो वालिदा हैं अजीजुन्निसा बेगम भी हैं, बहुत शऊर खातून थी। मतलब शऊर मतलब होता है होशियार चालाक होता है, बहुत ही जी शऊर खातून थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब होशियार थी। सर सैयद के मौरिस शाह जहाँ के ज़माने में हिंदुस्तान आए और मुगलिया हुकूमत के बड़े उहदों पर जो है फाइज हुए। क्या हुए? फाइज हुए। उनका ख़ानदान इल्मी और मजहबी था, यानी जो सर सैयद अहमद खान के जो ख़ानदान थे वो इल्मी और मजहबी था। सर सैयद की तालीम व तरबियत में उनकी वालिदा का बड़ा हाथ था, जो कि मैं आपको बेसिक में ही पढ़ा चुका हूँ। क्योंकि अबू जो है बचपन में ही इंतकाल हो गए थे, तो उनकी परवरिश जो है उनकी वालिदा ने किया था। तो उनको कामयाब, उनको आलिम बनाने का जो बड़ा हाथ था उसके वालिदा का था। ठीक है,
تعلیم سے فراغت کے بعد سر سید نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت اختیار کی، یعنی جو سر سید احمد خان ہیں وہ جب تعلیم سے جب فراغت ہو گیا تو سر سید احمد نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت کی، ہے نا، اختیار کی، اور ملازمت سے کامیابی کے ساتھ سبق دوشی کے بعد سر سید نے علی گڑھ مطلب میں قوم کے تعلیم کے لیے MA اور کالج کھولا، ایک کالج کھولا ہے نا، جو کہ آگے چل کر مطلب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہوا ہے، جو کہ بہت ہی فیمس ہے نا۔ سر سید نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، اور تادم آخر قوم کی علمی و ادبی خدمات میں مصروف رہے۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سوال ہے کہ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے، ہے نا، کہ جنس ظاہر ہو جائے، یعنی آپ کے سامنے میں سوال دیا گیا ہے تو ان کو جنس ظاہر کرنا ہے، یعنی ایسے جملوں میں استعمال کرنا ہے کہ وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے۔ اچھا، مذکر کا مطلب سمجھتے ہیں نا، مذکر کا مطلب ہوتا ہے میل اور مؤنث کا مطلب ہوتا ہے فیمیل، تو ان سارے جو موتی، وقت، قلم، کتاب، نام ہے، تو اس کو اس پرکار سے بیان کرنا ہے تاکہ اس کا جنس ظاہر ہو جائے، ہے نا۔ تو دیکھیے الفاظ ہے کہ موتی، تو موتی کیا بھیا، تو موتی چمیلا ہوتا ہے، چمکیلا ہوگا، شاید وہ مسٹیک ہو گیا، کہ موتی چمکیلا ہوتا ہے، تو یہ مذکر ہے، یعنی جو اس کو جملہ میں استعمال کر رہے ہیں تو جملہ سے پتہ چل رہا ہے کہ مذکر ہے۔ اگر یہ مؤنث ہوتا، اگر یہ فیمیل ہوتا تو ہم بولتے کہ موتی چمکیلی ہوتی ہے، لیکن یہ موتی جو مذکر ہے یعنی میل ہے، اسی لیے اس کو ہم کہیں گے موتی چمکیلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وقت بھی کیا بھیا، یہ مذکر ہے، یعنی نماز کا وقت ہو گیا۔ اگر وقت مؤنث ہوتا تو ہم کیا بولتے ہیں کہ وقت، نماز کا وقت ہو گئی، ایسا بولتے ہیں ہم، لیکن یہ کیا ہے، مذکر ہے، تو وقت، نماز کا وقت ہو گیا، یہ مذکر ہے، اوکے۔ قلم کیا ہے بھیا، قلم تو میرا قلم نیا ہے، یعنی یہ مذکر ہے، قلم کیا مذکر ہے، میرا قلم نیا۔ اگر یہ مؤنث ہوتا تو ہم بولتے ہیں میرا قلم نہیں ہے، یا پھر میری قلم نہیں ہے کہ نہیں۔ چلیے جی، کتاب کے بارے میں کیا ہے، تو کتاب جو ہے نا بھیا یہ مؤنث ہے، یعنی یہ فیمیل ہے، یعنی میری کتاب نہیں ہے، میرا کتاب نیا ہے، یہ غلط ہو جائے گا، میری کتاب نہیں ہے ہوگا، یہ بالکل رائٹ۔ نام کیا ہے، تو تمہارا نام کیا ہے، یہ مذکر ہے بھیا، اوکے۔ چلیے جی، اب اگلا سوال کو دیکھ لیتے ہیں، کہہ رہا ہے کہ مضمون کے بارے میں 5 جملہ لکھیے، یعنی جو مضمون ہے، مضمون کے بارے میں آپ کو 5 جملہ لکھنا ہے کہ مضمون، یعنی مطلب جو مطلب سر سید احمد خان ہے تو انہوں نے جو 10th کلاس میں جو درخشہ اردو ہے اس میں جو ریا نام کے جو اس کا چیپٹر ہے، تو اس ریا میں کیا کیا چیزیں بیان کیا گیا ہے اسی کے بارے میں جو ہے کہ 5 جملہ لکھنا ہے۔ تو دیکھیے زیر نسا مضمون ریا، یعنی جو درخشہ اردو میں جو مطلب کہ جو یہ ہے ریا ہے، تو اس میں جو ہے کیا کہہ رہا ہے کہ سر سید احمد خان کا ایک اصلاحی مضمون ہے، یعنی جو ریا ہے نا وہ اصلاحی مضمون کا مطلب ہوتا ہے، اصلاحی کا مطلب ہوتا ہے سدھار مضمون ہے، ٹھیک ہے۔ اس مضمون میں سر سید نے ریا کی نحوست اور خرابیوں کو بیان کیا ہے، یعنی سر سید نے ریا کی، یعنی ریا کا جو مطلب ہوتا ہے نحوست مطلب گندگی اور خرابی کو بیان کیا گیا ہے، کہ ریا ایک طرح کا اخلاقی عیب ہے، اخلاقی عیب ہے، ریا ایک اچھا چیز نہیں ہے، بہت ہی عیب ہے، یعنی برائی ہے اس کے اندر میں چھپا ہوا، جس کا آج کے لوگ یوں تجزیہ کرتے ہیں کہ دل میں بات کچھ اور ہوتی ہے اور ظاہراً کچھ اور کیا جاتا ہے نا، یعنی اندر میں کچھ اور رہتا ہے لیکن منہ سے بولے گا کچھ اور، ہے نا۔ دل میں بات کچھ ہو اور ظاہر کچھ اور کیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ریا کا عیب صرف اسی حد تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سمجھنے والا خود مغالطے میں رہتا ہے اور اسے یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے۔ ریاکاری کا تعلق صرف ظاہری عمل اور رد عمل سے نہیں، بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی شبہ یا غلط فہمی کی وجہ سے ایسے اقدامات کرتا ہے جس کے کرنے پر خود اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط، دراصل اسی داخلی پیچیدگی کا نام ریا ہے۔ بس سمجھ میں گیا آپ کو؟ تو ریا جو ہے نا یہ چھوٹی موٹی بیماری نہیں ہے، آدمی کے اندر میں اگر گھس گیا ہے تو اس کا مطلب ہے بہت بڑا مطلب کہ یہ برائی میں پھنسا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو سر سید احمد خان کے بارے میں جتنی بھی چیزیں تھیں سارے کے سارے بتا دیا ہے۔ اگر آپ نے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا ہے اور آپ نے یاد کیا ہے تو آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سر سید احمد خان کے بارے میں اگر کچھ کوشچن آتا ہے چٹکیوں میں اس کو دے سکتے ہیں۔ اور دوستوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرا نمبر ہے 8226928812، یہ میرا موبائل نمبر ہے، اس میں آپ لوگ واٹس اپ کریں گے اگر آپ لوگ ڈی ایل ایڈ انٹرنس ایگزام 2025 کے لیے اردو کا نوٹس چاہتے ہیں تو، اور آپ کو جو ہے کہ ایک گروپ بنایا جائے گا اور اس گروپ میں بھی آپ کو جوڑا جائے گا۔ اگر آپ نوٹس خریدیں گے تو آپ کو فری میں واٹس ایپ گروپ میں جوڑا جائے گا اور اس میں بھی جو کہ آپ کو نوٹس جو ہے کہ فری میں بھیجا جائے گا، ٹھیک ہے۔
और नोट्स खरीदने का प्राइस है कुछ जो है पैसा फिक्स किया गया है, वो पैसा पेड करने के बाद में आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट नहीं है भैया, नोट्स खरीदने के लिए आपको पैसे लगेंगे। तो आप कितने पैसे लगेंगे ये पता करने के लिए आप लोग व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, तो डीएलएड 2025 के लिए अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो हमसे जुड़े रहेंगे हमेशा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।